नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने आपका सामान्य ज्ञान का एक सीरीज जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार किया है। आयोग यानी अलग अलग आयोगों के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी और उसमें जो आप सामान्य ज्ञान वाला जो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, उन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ये पूरा का पूरा सीरीज आपका बनाया गया है। कुल 20 क्वेश्चन का ये सीरीज हम क्या किए हैं, बनाए हैं। और यह केवल 20 तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इस 20 प्रश्नों पर अगर चर्चा किया जाए तो इस 20 प्रश्नों से हम लोगों का लगभग 100 क्वेश्चन क्या होगा, तैयार होगा। तो चलिए आइए एक एक प्रश्न पे हम लोग क्या करते हैं, विधिवत जो है चर्चा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई ब्रेथ एंड शैल हैव इट? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, उसके बाद है आपका बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये आपके कांग्रेस के विभाजन के समय, विभाजन के समय ये नरम दल, आपके गरम दल के नेता थे। किसके थे? गरम दल। ये गरम दल के क्या थे, नेता थे। इनके साथ जो है दो लोग और थे और वो थे लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। कई बार परीक्षाओं में पाल लाल पाल करके प्रश्न पूछता है। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल इन लोगों से संबंधित है। अगर हम भारतीय इतिहास, जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो ये जो स्वराज, स्वराज जो है, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार अगर किसी ने उपयोग किया था तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ अगर बात किया जाए तो मराठा और केसरी, मराठा और केसरी ये दो पत्रिकाओं के ये दो जो है क्या थे, संपादक भी थे। साथ ही अगर बात किया जाए तो एक चीज और इनसे बहुत महत्वपूर्ण है और वो है श्रीमद् भगवत गीता सार। इन्होंने श्रीमद् भगवत, हालांकि अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो वो कई सारे पुस्तकों को लिखे थे, लेकिन इसमें से इनकी एक जो कृति है वो काफी प्रसिद्ध हुई थी और वो है आपका कौन सा, श्रीमद् भगवत गीता सार। ठीक, ये उनकी एक पुस्तक थी जो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था। यही अगर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, ये जो है उनका जो है क्या रहे, क्या है उनका स्लोगन है। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, तो पहला जो है वो है आपका बाबर। बाबर की अगर बात करें तो पहले बाबर से संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। तो बाबर जो था वो आपका मुगल, आपका मुगल वंश का क्या था, संस्थापक था। क्या था? बाबर जो था वो आपका
एक बार फिर देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें, इसका नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना किया था आपका किसने? कुमार गुप्त। और यह जो है आपके प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। इसके साथ दो शिक्षा केंद्र और थे, एक था आपका विक्रमशिला और दूसरा था आपका तक्षशिला। तक्षशिला की बात करें तो राजा तक्ष, किसने? राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। यही अगर विक्रमशिला की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो आपके धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। दूसरा ऑप्शन अगर सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम दिया है। अगर मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित तथ्यों की अगर बात की जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में क्या किया था? आपके भारत में पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिमोत्तर के अरब और सिंध, अरब और सिंध पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। अरब और सिंध वाला जो क्षेत्र है आपका, वहां का जो शासक था उस समय कौन था? ताहिर था। एक तरीके से कहा जाता है कि 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम ने पहला इस्लामिक आक्रमण जो है आपका भारत पर हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था बेटा? जजिया कर लगाया था। जजिया कर की अगर बात करें तो ये पहली बार यानी फर्स्ट बार जो है, पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने लगाया? आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर जो था वो एक तरीके से क्या था? हिंदू धार्मिक कर था। क्या था? हिंदू धार्मिक कर था। यह हिंदुओं से लिया जाता था तीर्थ यात्रा और मंदिरों में, जब तीर्थ यात्रा के समय लिया जाता था और जो है मंदिरों में जब वो दर्शन करने या वो पूजन करने जाते थे। तो एक तरीके से यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। इससे कई बार प्रश्न पूछता है। अकबर जो था आपका मुगल सम्राट, इसने जजिया कर को हटाया था और पुनः कब जजिया कर लगाया गया, तो इससे बहुत सारा प्रश्न आपका पूछता रहता है। तो दो ऑप्शन पे हमने डिस्कस कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इसके साथ साथ नालंदा के साथ दो और हैं आपका, विक्रमशिला और तक्षशिला, जो प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। विक्रमशिला का स्थापना जो है कि धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। तक्षशिला की स्थापना राजा तक्ष ने किया था। ये प्राचीन भारत में आपका धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, गणित और विज्ञान संबंधित सभी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने, तो भारत पर 712 में इसने सबसे पहले क्या किया? आक्रमण किया। क्षेत्र आपका पश्चिम और उत्तर अरब और सिंध वाला एक क्षेत्र था। वहां का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। ये पहली बार भारत पर क्या किया था? जजिया कर लगाया था। तो दो हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, दो ऑप्शन का। आपका राइट आंसर बख्तियार खिलजी था। अब ऑप्शन नंबर बी पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की अगर बात करें तो इसने भारत पर कुल 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसके समय में जो है सोमनाथ मंदिर का लूट, कौन सा? सोमनाथ के
मंदिर का लूट। इसने क्या किया था, 2 बार सोमनाथ के मंदिर को क्या किया था, लूटा था। सोमनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ है आपका, तो कहाँ है था भाई आपका, कहाँ है, तो गुजरात में है। और वहां का उस समय जो राजा था, उस राजा का नाम था भीमदेव प्रथम। पहली बार जब लूटा तो भीमदेव प्रथम था, दूसरी बार जब लूटा तो भीमदेव द्वितीय था। ठीक, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम वाले ऑप्शन से रिलेटेड चीजों पे भी डिस्कस कर लिए हम लोग, गजनबी वाले पे भी डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है आपका बाबर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बाबर पे चर्चा कर लेते हैं। अगर बाबर की हम बात करें तो बाबर जो है आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, और इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है क्या किया था, लड़ा था। और यह युद्ध जो है वो आपका बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक यानी इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसी तरीके से अगर पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 में आपका अकबर और हेमू, यानी अकबर और हेमू के बीच में आपका दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। और अगर यही आपका 1761 की बात करें तो 1761 में आपके पानीपत का जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया था, और वो युद्ध हुआ था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली, यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक, तो हर ऑप्शन से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। साथ ही आपका जो सही उत्तर था, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आपका जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो है आपका डी। ठीक, तो ये हमारा जो है विधिवत चर्चा, ये प्रश्न आपका हो गया। बेटा एक प्रश्न को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका केवल एक ही प्रश्न नहीं तैयार होता है, हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस कर कर क्या करते हैं, चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1773 में रेगुलेटिव एक्ट जो है क्या हुआ, पारित हुआ। और उस समय एक नया पद बना जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नर पद बना, और वॉरेन हेस्टिंग को वॉरेन हेस्टिंग को पहला बनाया गया। तो यहाँ पर आपका ये, तो आपने ये फैक्ट तो देखा ही है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बैटिंग हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बैटिंग की अगर बात करें तो इन्होंने आपकी सामाजिक बुराई जो आपका सती प्रथा था उसको दूर करने में क्या किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चौथे प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, सत्यमेव जयते को भारत के किस राज्य से लिया गया है, ये प्रश्न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उपनिषद से लिया गया है। अगर उपनिषद में बात करें तो आपका मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है बेटा। अगर हम उपनिषद की संख्या की बात करें
तो उपनिषद की जो कुल संख्या है वो है आपका 108 उपनिषदों का क्या है, संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछता है उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, तो 108 जो है उपनिषद है। वही अगर हम आपके पुराण की बात करें तो पुराण कुल कितने हैं, 18 हैं। और आपका जो सर्वाधिक पुराना जो है वो है आपका मत्स्य पुराण, जो है वो सर्वाधिक आपका पुराना है। वही अगर हम लोग वेद की बात करें तो वेद कितने हैं आपके, 4 हैं। वही अगर बेटा हम वेदांग की बात करें तो वेदांग टोटल कितने हैं, 6 हैं। जिसमें हम लोग शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कुल आपके वेदांगों की क्या है, संख्या है। वही अगर हम स्मृतियों की बात करें तो स्मृतियों की कुल संख्या जो है वो 1000 है। इसमें जो सर्वाधिक पुराना है वो है आपका मनु स्मृति है। इसके बाद आपका याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो है आपका नारद स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन। तो बहुत सारी स्मृतियों का वर्णन है, लेकिन ये केवल 2 ही मूल है आपका, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। वेदों की बात करें, ऋग्वेद की बात करें तो आप जानते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस कर लिया। प्रश्न था आपका सत्यमेव जयते, तो इस ऑप्शन में आपका लिया गया है किससे, उपनिषद से। तो राइट आंसर जो है आपका बी जो है वो आपका राइट आंसर है। वही अगर महाभारत की बात करें, चलिए तो ये वाला फैक्ट, यानी यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई। अब एक एक ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो यहाँ महाभारत को लिखा गया है। तो महाभारत की बात करें तो ये आपका क्या है, प्राचीन महाकाव्य है। महाकाव्यों की अगर बात करें, प्राचीन महाकाव्य, तो इनकी संख्या जो है वो 2 है। 2 में कौन कौन आता है, तो एक आता है आपका रामायण और दूसरा आता है आपका महाभारत। रामायण की अगर बात करें तो इसकी रचना जो है वो किसने किया है, तो महर्षि वाल्मीकि ने किया है। ठीक। और इसमें कुल जो है, रामायण में कुल कहा जाता है कि कुल 24,000 क्या है आपके श्लोक हैं। कितने हैं, कुल 24,000 श्लोक हैं। यही अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत में अगर देखा जाए तो इसमें कुल 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय है। और इसकी रचना जो है वो आपके वेद व्यास ने किया था। अगर महाभारत को हम कहें तो इसको जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहीं कहीं इसको सहस्त्र संहिता भी कहा गया है, सहस्त्र संहिता, कहीं कहीं इसको सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। वर्तमान में महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं, कुल 1,00,000 श्लोक है। ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर डी से भी रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी हम लोग का डिस्कस हो गया। अब यहाँ पे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक। और अगर यहाँ पे देखा ऋग्वेद की बात करें तो ये क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। देवताओं के
स्तुति से संबंधित है। इसमें देवताओं का क्या किया गया है, स्तुति किया गया है। समय की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और ये जो समय है वो दिया है किसने, आपका मैक्स मूलर ने। किसने दिया है बेटा, तो मैक्स मूलर ने लगभग ऋग्वेद को 3000 ईसा पूर्व पुराना बताया है। इसमें कुल आपका 10 मंडल और कुल 1028 जो है वो क्या है बेटा, सूक्त है। कहा जाता है कि प्रथम और अंतिम जो है वो जो है वह मंडल जो है आपका वह सर्वाधिक पुराना है। क्या है, सर्वाधिक पुराना है। तो अभी इसका जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है आपका ऐत्रेय है और दूसरा है आपका कौशितकी। कौन है, ऐत्रेय और कौशितकी, दो इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का उपवेद जो है अगर देखा जाए तो आयुर्वेद को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा, आयुर्वेद को माना जाता है। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि अथर्ववेद का जो है कि उपवेद जो होता है वो कौन सा है, आयुर्वेद है। लेकिन अथर्ववेद का जो आपका उपवेद है उसको हम लोग शिल्प वेद के नाम से जानते हैं। सामवेद का जो उपवेद वेद है उसको गांधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद का जो है वो आयुर्वेद उपवेद है। और यही अगर हम लोग बात करें बेटा यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद को माना जाता है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप मत रहिएगा। तो आपके प्रश्न का जो सही उत्तर है उसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। और हमने आपको बताया था कि ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी हर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट था उस पर हम लोग क्या कर लिए हैं, चर्चा कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट इज वॉज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड महावीर। तो क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान उनका नाम था। और यह जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम क्या थे, तीर्थ, एक तरीके से जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। बेटा अगर 23वां पूछ दे तो 23वां जो थे वो थे आपके पार्श्व नाथ थे। और अगर पहला पूछ दे तो पहला जो थे तो उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था, ऋषभ देव जो थे वो पहले आपके क्या थे, जैन तीर्थंकर थे। इनका नाम जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी हमें जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम मिलता है। ठीक, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 5वां महाव्रत व्रत जोड़ा था। कौन सा, 5वां महाव्रत जो है इन्होंने क्या किया था, जोड़ा हुआ था। 4 महाव्रतों में आपका आता है, पहले आता है आपका सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। इसके बाद आता है आपका असत्य आता है। और असत्य के बाद लास्ट में आता है आपका ब्रह्मचर्य। तो कुल 1 2 3 4 5, ये 5 जो है आपके क्या थे, जैन धर्म के महाव्रत हैं। अगर वर्धमान की बात की जाए बेटा महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में जो है 599 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस तरीके से महावीर का वास्तविक नाम जो था वो क्या था, वर्धमान था। और बाकी भी चीजों पे हम लोगों ने क्या किया, इस प्रश्न में चर्चा कर लिया। चलिए
छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पूछ रहा है हमारा पद्म विभूषण, पूछ रहा है पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी द ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण? तो इसमें आपका नाम आएगा पंडित रविशंकर जी का। किसका नाम आएगा? पंडित रविशंकर जी को संगीत के क्षेत्र में सबसे पहली बार पद्म विभूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। यही अगर ऑप्शन सी की बात करें लता मंगेशकर को, तो उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। डी की बात करें बिस्मिल्लाह खां का, तो वो आपके शहनाई वादक थे। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का विवरण दिया गया है? तो 11वीं 11वीं अनुसूची में आपके पंचायतों का विवरण दिया गया है। और एक तरीके से आपका संवैध आपका संवैधानिक संशोधन की अगर बात करें तो ये आपका 73वां संशोधन था। कौन सा था? 73वां संशोधन था। और आपका अधिनियम जो था वो 1992 और 93 था। 92 में बनाया गया और 93 में क्या हुआ? ये लागू हुआ। और यह अधिनियम जो है आपका कौन सा बताएं आपको? 11वीं था। संवैधानिक संशोधन 73वां था। अधिनियम आपका क्या था? 92 93, जिसमें जो है क्या किया गया था? पंचायतों का विवरण किया गया था। किसका दिया गया था? पंचायतों का विवरण दिया गया था। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां क्या है आपका? किस ग्रंथ में चाणक्य को जीवन के विचारों का वर्णन मिलता है? यानी चाणक्य के जीवन के विचारों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो अर्थशास्त्र ही है जो है आपका सही है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये आपका मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालने वाली सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, और यह जो है लिखा किसने? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? तो आपके कौन है? आपके चाणक्य को इसका क्या माना जाता है? लेखक माना जाता है। चाणक्य को अगर देखा जाए तो इसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसका नाम जो है आपका विष्णु, कहीं कहीं इसका नाम विष्णु गुप्त भी मिलता है। अगर इसकी बात करें तो इसका नाम तीन मिलता है। चाणक्य मिलता है, चाणक्य के साथ आपका कौटिल्य, और इसके साथ आपका विष्णु गुप्त। ये तीन नाम मिलता है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य जो था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरीके से क्या था? अमात्य था। क्या था? अमात्य यानी प्रधान मंत्री था। चंद्रगुप्त के साथ साथ वो बिंदुसार, यानी बिंदुसार के समय, यानी जो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, उसके समकालीन भी था। ये परीक्षा में कई बार पूछता है कि चाणक्य किन दो शासकों के प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दोनों के मंत्री के रूप में क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे किस ग्रंथ में चाणक्य के जीवन और विचारों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका अर्थशास्त्र जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नवा प्रश्न देखते हैं बेटा। तो आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये केवल 20 क्वेश्चन का जो आपका फैक्ट होता है, ये केवल 20 क्वेश्चन तक सीमित नहीं है। यह आपका लगभग, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज पे, एक ही ऑप्शन पे चर्चा नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है उस पर चर्चा हो जाती है। किस मुगल शासनकाल के दरबार में तानसेन अकबर के दरबार में शामिल हुआ? तो अकबर, अकबर के 9
रत्नों में से एक थे। कौन भाई? तानसेन। ठीक। इनका जो संबंध था वो किससे था? तो शास्त्रीय संगीत से था। शास्त्रीय संगीत, यानी ये शास्त्रीय संगीत से क्या थे? संबंधित थे। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में तानसेन अकबर के दरबार में शामिल हुए? तो आपका भाई अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो 1972, 1872 में, सॉरी, 1800 1872 में भारत में क्या किया गया? पहली बार जो है ब्रिटिश काल में। कब भाई? तो ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में जनगणना हुआ आपका। जनगणना हुआ पहली बार तो भाई 1872 में हो गया। अगर पूछे कि सुचारू रूप से कब आरंभ हुआ, तो 1881 से ये सुचारू रूप, यानी सुचारू रूप से आरंभ हुआ। तो दो प्रश्न है आपका। पूछा जाए पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में हुआ। सुचारू रूप से कब आरंभ हुआ, तो 1881 से हुआ। और अभी अंतिम वाला कब हुआ, तो भाई 2011 में हुआ, जिसमें आपका 131 करोड़ क्या किया गया था? पूरा जनसंख्या या पूरी आबादी बताई गई थी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं बेटा कि भारत में पहला केंद्रीय विद्यालय कौन सा था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरा दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, चौथा दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा। पूछ रहा है भारत में सब पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस ऑप्शन से तो हो जाएगा कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी स्थापना 1916 में जो है किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, किया था। लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि सबसे पहला विश्वविद्यालय या सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुराना जो है आपका विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख महासहयोगी कौन थे? तो अगर हम नाना साहब की बात करें तो नाना साहब क्या थे? एक तरीके से 1857 के क्रांति के एक तरीके से क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, वो सहयोगी नहीं थे ना। तो ये एक तरीके से नेतृत्वकर्ता ये भी हैं। कुंवर सिंह भी नेतृत्वकर्ता थे और मंगल पांडे से तो शुरू ही हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर इसका है कि लक्ष्मीबाई के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो तात्या टोपे, यानी हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख सहयोगी कौन था? तो तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या है? अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी आपका 1950 को। कब अपनाया गया? 1950 को। पूछ रहा है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यह है कहाँ? तो यह आपका वर्तमान में वाराणसी के सारनाथ में है। कहाँ पे है? वाराणसी के सारनाथ नामक जगह पे है, जिसे जिसका प्राचीन नाम था आपका, क्या नाम था? ऋषि पत्तनम। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऋषि पत्तनम। और यहीं पर जो है
महात्मा बुद्ध, किसने भाई? महात्मा बुद्ध ने जो है आपका प्रथम बार शिक्षा दिया था। अपने 5 साथियों को इन्होंने पहली बार क्या किया था? शिक्षा दिया था। यह स्तंभ देखेंगे तो ये 3 पिलर है और इस पर क्या है? शेर का मुख जो है एक दूसरे की तरफ पीट करके 3 शेर इस पे क्या है? खड़े हैं। और अशोक के स्तंभों की बात करें तो स्तंभ जो है ये आपका इसके अभिलेख का पार्ट है। किसका? अभिलेख का पार्ट है। अभिलेख की बात करें तो अभिलेखों के अध्ययन को, यानी अभिलेख का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है इपिग्राफी। क्या कहा जाता है बेटा? इपिग्राफी कहा जाता है। यानी जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। अगर अभिलेख जो है तो वो बनता किसका था? तो पत्थर का। ये अभिलेख का कॉन्सेप्ट अशोक ने लिया कहां से था? तो ईरानियों से लिया था। किससे लिया था? ईरानियों से लिया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुआ प्राचीन भारत में, वो किसका हुआ? ईरानियों का हुआ। दूसरी बार किसका हुआ बेटा? तो दूसरी बार यूनानियों ने किया, जिसमें सिकंदर का नाम आता है। तो दूसरी बार किसने किया? यूनानियों ने। पहली बार ईरानियों ने। इन्हीं ईरानियों से जो है अशोक ने अभिलेख की परंपरा को सीखा था। पत्थर की बात करें तो अशोक के अभिलेख के जो पत्थर हैं वो आपका कौन सा है? तो चुनार के लाल बलुआ पत्थर। जितने भी अभिलेख है उसके चुनार के लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। अशोक कालीन जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो इस पे 3 लिपियों का प्रमाण मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? तो ब्राह्मी, आपका खरोष्टी, और इसके साथ साथ आरमेइक। ये जो 3 लिपियां हैं, इन 3 लिपियों का अशोक के अभिलेख पर प्रयोग किया गया है। इसमें से जो प्रमुख लिपि थी, यानी सबसे ज्यादा जो है वो किसमें मिला है? तो ब्राह्मी में मिला है। इसी ब्राह्मी से जो है हमारी लिपि जो है कौन सा? देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है हिंदी के लिए कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ? देवनागरी लिपि का, देवनागरी का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ। क्योंकि देखिए, अगर जब कभी आप अशोक के अभिलेख देखेंगे तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी में क ऐसे होता है, ख ऐसे है, ग ऐसे है, घ ऐसे होता है, च ऐसे है, छ ऐसे है, ज ऐसे है। तो ये तो भाई हो गया क्या? ब्राह्मी। देखते हैं ना अभिलेख में इस तरीके से खींचा होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये तो हो जाएगा आपका क्या? ब्राह्मी हो जाएगा। अगर देवनागरी की बात करें तो देवनागरी में हमारा क ऐसे रहता है, ख ऐसे रहता है, ग ऐसे रहता है, घ ऐसे रहता है, च आपका ऐसे रहता है, छ ऐसे रहता है, जो है आपका ऐसे, छ ऐसे रहता है, और ज देखेंगे तो हमारा ऐसे रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा क्या है? ये देवनागरी है। क्या है आपका? देव नागरी। देखिए लिपियों का विकास कैसे हुआ। जो हिंदी अभी हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी का जो रूप है, यानी जो खड़ी बोली है, वो आधुनिक हिंदी का ही रूप माना जाता है। तो बोली के विकास तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट के बाद आपका हिंदी आता है। लेकिन लिपि का विकास आपको पहली बार ये देखने को मिल रहा होगा। तो हमने आपको बताया कि भाई ब्राह्मी से जो है इस देवनागरी लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ। अब देखिए इस क को, यानी ये ब्राह्मी का जो क है, अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, देखिए हो गया देवनागरी। ये ख है, इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, हो गया ख। ऐसे कर दे ग हो गया, ऐसे कर दे घ हो गया, ऐसे कर दे च हो गया, ऐसे कर दे छ हो गया, ऐसे कर दे ज हो गया। देखिए कितना आसान सिमिलरिटी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मी से ही क्या किया गया है? आपके देवनागरी का विकास हुआ है। ठीक। तो अभी अशोक के अभिलेख पर एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे, एक लेक्चर हम डाल देंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि एंशिएंट में हमने मौर्य साम्राज्य भी ठीक से पढ़ाया नहीं है। हम महाजनपद काल पढ़ा के उस पर छोड़े हुए हैं और जल्द ही उस वीडियो को हम पूरा करेंगे। 14 पे आते हैं, देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया गया? तो अगर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो भाई ये स्थापना हुआ मार्च 1950 में। क्या हुआ भैया? योजना आयोग का गठन। ठीक, लागू कब हुआ? तो गठन तो हो गया, और यह लागू हुआ आपका कब भाई? तो 1 अप्रैल को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1951 को क्या हुआ? ये लागू हुआ, जिसे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानते हैं। ठीक, अगर इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका 1951 से 1956, यानी 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था बेटा किस पे? कृषि पे। किस पे किया गया था? कृषि पे। कृषि की अगर बात की जाए तो आज भी 2024 में हमारे संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 52% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। सोच लीजिए, देश की इतनी बड़ी जनसंख्या जो 2011 में 131 करोड़ था, उस पूरी जनसंख्या के 91 मतलब 51-52% लोग आज भी क्या है? कृषि के काम में, यानी कृषि काम से में इन्वॉल्व है, और उसी से उनका जीविका चलता है। साथ ही एक चीज और बताते हैं आपको, ये जो कृषि है ये हमारे प्राथमिक, किसके अंतर्गत आता है? अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपके कृषि के साथ साथ आपका वानिकी आता है, और वानिकी के साथ आता है आपका मत्स्य पालन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। वही अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, यानी द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें बेटा? द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो उद्योग करता है। कौन करता है? उद्योग करता है। यही अगर ट्रस्ट्री यानी तृतीयक क्षेत्र की बात करें, किसका? तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? सर्विस करता है, सेवा। वर्तमान समय में अगर आपके नेशनल इनकम की बात करा जाए, यानी राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय आय का डेटा कौन जो है इकट्ठा करता है? कौन सा? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपके देश के राष्ट्रीय आय को कलेक्ट करता है। और नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक योगदान अगर किसी क्षेत्र का है तो वो किसका है? सर्विस सेक्टर का है। वही अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 14.9% भागीदारी है। कुछ लोग इसको 17% भी कहते हैं। तो 14 से लेकर 17% भागीदारी जो है नेशनल इनकम में किसका है? एग्रीकल्चर का है। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। तो कुल 14 प्रश्न बेटा हमारा हो गया। आइए अब हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल को कला साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में साहित्य और वास्तुकला, इन सभी कलाओं का क्या हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक, यही अगर हम एक एक ऑप्शन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही। दूसरा बात कर लेते हैं संगम काल। संगम की बात करें तो संगम काल दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति के बाद संगम काल से ही शुरू होता है। और इसमें 3 राजवंश आते हैं, चोल, चेर और आपके चोल, चेर और पांड्य। ठीक,
चोल, चेर और पांड्य ये 3 राजवंश आते हैं। कुषाण की बात करें तो इसमें 4 लोगों का नाम आता है, भीमकटफिसेस, कुजुलकटफिसेस, कनिष्क और हुविश। कनिष्क की बात करें तो इसने क्या किया था, 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। यही भीमकटफिसेस की बात करें तो 24 कैरेट का सबसे पहला शासक था स्वर्ण का, जिसने शुद्ध सोने का जो है सिक्का भारत में चलवाया था। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ, तो भाई गुप्त काल में। तो हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा है, आपका बी है। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 16 बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो बेटा 1931। 1931। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1931 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या किस ग्रंथ में गुप्त काल को स्वर्ण युग में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे विष्णु पुराण की बात करें, हरिवंश पुराण, तो ये दोनों ही पुराणों से संबंध है, इसमें इसका वर्णन नहीं है। पंचतंत्र की बात करें तो इसको लिखा है किसने, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है, जिसमें कहानियों के माध्यम से क्या किया गया है, बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है, तो कालिदास की रचनाओं में। कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन कवि थे और गुप्त काल में इन्होंने कई सारे साहित्यों की रचना की। तो कालिदास की रचनाओं में जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग के नाम से क्या किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। 18वां प्रश्न देखते हैं, कौन से अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की जगह ली थी। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है आपका मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, चौथा है आपका सेंट्रल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल अधिनियम। तो आपको बता दें भारत सरकार अधिनियम 1935, यह जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 का जगह ले लिया था और इसको जो है जो अंग्रेजों के द्वारा एक्ट पारित किए गए थे आपका 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये जितने अधिनियम है, इन दोनों अधिनियमों के बीच में आपके 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों उठा के रख दिया गया था और इसी अधिनियम ने आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या किया था, जगह ले लिया था। चलिए 2 प्रश्न और है। 19वां प्रश्न देखते हैं, किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सिंधु। कहाँ पे भाई, सिंधु में। ठीक, अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था। किस नदी पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये रावी नदी के दाईं तरफ था और जो सिंधु है जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु के बाईं तरफ था। कहाँ था भाई, सिंधु नदी के बाईं तरफ स्थित था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और 1922 में इस स्थल का जो खुदाई है सर्वजान मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, और पहला हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। तो 2 व्यक्तियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का स्थल का खुदाई किया था। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और यहाँ की जनसंख्या, कभी पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ का जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो था बेटा, वो सर्वाधिक जनसंख्या आपका कहाँ का है, तो मोहनजोदड़ो का था। ठीक, और यह जो है आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अंतिम प्रश्न है आपका, दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो आपका क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक, तो और ये प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना किया था। तो कुल मिला जुला के 20 प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर लिए। अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको पीडीएफ का
चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, पढ़ा ऐप के नाम से लिंक है, उसको गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। मटेरियल में जाइए बेटा, आपको वहां से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट का पूरा पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एग्जाम का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी जो लेक्चर है वो आपका चल ही रहा है, बहुत सारे वीडियो आपका पड़ा ही है। मैथ में आरबी सर का सुपर 5 का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि वो आपके प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सारा क्वेश्चन बताया गया था। अभी यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें लगभग सारा क्वेश्चन जो है कि आपके सुपर 5 से क्या हुआ था, फंसा हुआ था। तो आप सुपर 5 वाले प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा और इसके साथ जीके, करंट और जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।